हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 28 है वो होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस के ऊपर। हालांकि ये सेम टॉपिक हमने अपने प्रीवियस चैप्टर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पढ़ लिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर आप मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपने ये टॉपिक ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में पढ़ लिया है बेटा। आप चाहें तो ये लेक्चर स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है नहीं रिवीजन पर्पस के लिए हम इसको पढ़ लेते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हो। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो को यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम से भी क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं और आगे जो बेटा हम फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमें रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, फुल फ्लैज एक क्वेश्चन करना है तो वहां पर भी इनका बोलते हैं ना रिक्वायरमेंट बना हुआ रहता है, वहां पर भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखिए और अगर आपके फ्यूचर में कोई डाउट निकलते हैं तो आप बेशक सी बात है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जो भी मेरी वीडियो है जहां पर भी आपको डाउट लगता है या स्क्रीन के दिए हुए नीचे नंबर पर भी आप मुझसे अपने डाउट्स बोलते हैं ना कि साझा कर सकते हो, बोलते हैं ना कि शेयर कर सकते हो और एज फास्ट पॉसिबल मैं आपके डाउट के रिप्लाई भी आपको करूंगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास कुछ प्रॉफिट्स हैं। मेनली ये 4 टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं: पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड एसेट साइड में आपको 4 टाइप के लॉसेस दिख रहे होंगे: एक गुडविल, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो बेटा हमें ना यहाँ पर करना क्या है कि जो भी हमारे पास ये बैलेंस शीट के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जो भी ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है हमें इन्हें अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में कंप्लीटली राइट ऑफ कर देना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में ए और बी ओल्ड पार्टनर है और सी एक नया पार्टनर आ रहा है तो हमें इन प्रॉफिट्स को और इन लॉसेस को अपने ए और बी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी राइट ऑफ कर देना है। बेटा बात करें प्रॉफिट साइड की तो क्यों प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज बेटा ये प्रॉफिट्स ना पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे, बट ये पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट ना होकर अभी भी फर्म के पास है, क्योंकि फर्म का ऐसा मानना था कि हमें फ्यूचर में ग्रोथ करनी पड़ सकती है, फ्यूचर में कोई अनसर्टेन एक्सपेंसेस हो सकता है, तो उनसे कॉप अप होने के लिए बिजनेस ने कुछ प्रॉफिट बचा दिया। बट कहीं ना कहीं ये तो है पार्टनर का ही, इसलिए फर्म के पास होकर भी ना ये प्रॉफिट फर्म का नहीं है, इसलिए फर्म के लिए एक तरीके से लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, बात करें लॉसेस की बेटा तो ये लॉसेस, देखो लॉसेस कभी भी एसेट साइड शो नहीं होते, बट ये लॉसेस बेटा इतने ह्यूज अमाउंट के हो चुके हैं कि बिजनेस इन्हें अपने सिंगल ईयर में पीएनएल में राइट ऑफ नहीं कर पा रहा है। देखो जो भी हम एक्सपेंसेस वगैरह दिखाते हैं पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, बट ये इतने हैवी एक्सपेंसेस हो चुके हैं कि बिजनेस इनको अकेले सिंगल ईयर में राइट ऑफ नहीं कर पा रही। दैट्स वाई मीन वाइल जब तक बिजनेस इनको राइट ऑफ नहीं कर पा रही तो बिजनेस ने अपने इन लॉसेस को कहाँ दिखा दिया? एसेट साइड। रीजन ये है कि ये जो हमने एक्सपेंस करे किसी ऑब्जेक्टिव से ही करें और हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें इनसे क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है, इसलिए मीन वाइल जब तक राइट ऑफ नहीं करा इन एक्सपेंसेस को तब तक इनको कहाँ दिखा दिया बेटा? बैलेंस शीट के एसेट साइड। अब इन बोलते हैं ना कि लॉसेस में अगर हम बात करें पीएनएल अकाउंट एंड प्रीलिमिनरी एंड डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट की, तो दैट इज नॉन एज फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं, यानी फेक एसेट होते हैं, ये कोई रियल एसेट नहीं होते बेटा। एसेट हमारे कौन होते हैं? लाइक बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, व्हीकल, स्टॉक, डेटर, ये हमारे रियल एसेट है, ये थोड़ी कोई एसेट है, ये तो बस एक लॉस है जिसको बस हम राइट ऑफ नहीं कर पाए और हमें लगता है कि क्या पता फ्यूचर में बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए हमने इन्हें एसेट दिखा दिया, बट दे आर नॉट रियल एसेट, दैट्स वाई हम इनको फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं। और बेटा देखो गुडविल हमारा ना एक इंटेंजिबल एसेट होता है। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। और ये कोई लॉस नहीं होता, कायदे से इसका जो कैरेक्टर है वो लॉस का नहीं है, बट हमारा जो AS 26 होता है वो ये कहता है कि अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई भी गुडविल, यानी इसे परचेज गुडविल कहते हैं, जनरली ये अराइज होगी तब जब हमने किसी बिजनेस को बाय किया होगा, तो हमने उसकी रेपुटेशन भी बाय करी होगी, तो उसकी रेपुटेशन को हमने अपना एसेट मान लिया और बैलेंस शीट में शो कर दिया। बट क्योंकि आज नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में, तो हमारा जो AS 26 है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो बात करता है वो हमें कहता है कि अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई भी परचेज गुडविल दिख रही है तो अब उसे बैलेंस शीट में दिखने का कोई अधिकार नहीं है,
क्योंकि वो परचेज गुडविल अब आप ही की बिजनेस की फर्म गुडविल बन चुकी है। यानी ये जो किसी और की गुडविल थी, अब आपने उसका बिजनेस खरीद लिया है, तो ये आप ही की गुडविल के अंदर मिक्सअप हो चुकी है। तो अब इस परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में अलग सेपरेटली शो करना लॉजिकल नहीं है, इसलिए इसको राइट ऑफ करो। तो देखा जाए तो हमें 3 तो ये लॉस राइट ऑफ करने और अपनी ये परचेज गुडविल भी राइट ऑफ करनी है। तो बैलेंस शीट से हमें टोटल 4 आइटम्स एसेट साइड से राइट ऑफ करने, इसलिए हम इसको एज अ इजीनेस रखने के लिए ऐसे बोल देते हैं कि 4 लॉसेज हैं, इसलिए हमने 4 लॉस को राइट ऑफ करना है। कायदे से हमारे पास ना बेटा 3 ही लॉस हैं फिक्टिशियस एसेट के नाम के, बट गुडविल था नहीं, बट गुडविल मजबूरन में एक तरीके का लॉस बन जाता है, क्योंकि एस पर AS 26 हमें इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन राइट ऑफ करना होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस दिन एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रहा है, और ऑफ कोर्स की बात है पहले A और B पार्टनर से अब C भी आ रहा है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन तो होगा, एग्रीमेंट चेंज होगा। तो हमें ना बेटा इन चारों लॉसेस को ना राइट ऑफ करना है। बोलो बात समझ में आई? एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए फिक्टिशियस एसेट आपके कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए P&L से लेकर डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तक, यानी P&L प्रीलिमिनरी एक्सपेंस और डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये आपके लॉस है। गुडविल आपका लॉस नहीं है, बट ये बस राइट ऑफ हो जाता है, खत्म हो जाता है, दैट्स वाई ये लॉस बन जाता है। बट ये कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, और सॉरी ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये आपका एक रियल एसेट होता है। बस राइट ऑफ करने की वजह से नुकसान बन जाता है। इसलिए हमारे पास ओवरऑल 4 टाइप के लॉसेस है, जिसमें से 3 तो आपके फिक्टिशियस एसेट है। बोलो बात समझ में आई? दैट्स द पॉइंट। तो ये हमारे ना प्रॉफिट लॉस है, और हमें इनको बोलते हैं ना कि पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी नए पार्टनर के आने से पहले हमें ये सारे प्रॉफिट लॉसेस खत्म कर देना है। प्रॉफिट की बात करूं बेटा, तो प्रॉफिट हमारे पास 2 टाइप के तो फ्री प्रॉफिट्स हैं, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस एंड जर्नल रिजर्व। ठीक है बेटा। अब ये फ्री प्रॉफिट्स हैं, तो बिजनेस इनको जहां मर्जी यूज कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं होती। बिजनेस को अपनी मर्जी से इस पैसे को कहीं भी यूज करना है, इस प्रॉफिट को कहीं भी लगाना है, लगा सकती हैं। पर जो नीचे के हमारे 2 प्रॉफिट्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बेटा बिजनेस इसको अपनी मर्जी से कहीं भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इन प्रॉफिट्स को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन जब की बात करी जाए, तो ये वर्कर्स के लिए क्रिएट करा गया है, एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट किया गया है, कि कल के दिन अगर उनके साथ कुछ इंजुरी, कोई डैमेज, कोई एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में हम उन्हें कंपनसेशन दे पाए, क्योंकि वो क्लेम कर सकते हैं ऐसे में वर्कर और एम्प्लॉय, तो हम उनको कंपनसेट कर पाए, और हमें बोलते हैं ना कि इमीडिएटली फाइनेंशियल बर्डन हमारे सर पे ना पड़े। इसलिए बिजनेस क्या करती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने पास बचा के रख लेती है, कि फ्यूचर का कुछ पता नहीं, किसी एम्प्लॉय वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको फिर यहाँ से क्लेम पे कर दिया जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? सम टाइम बेटा बिजनेस ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देती है जहां पे इन्वेस्टमेंट काफी फ्लक्चुएटिव होते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। लाइक जैसे आपने गोल्ड में पैसा लगा दिया, ठीक है, शेयर्स में पैसा लगा दिया है ना, किसी सिक्योरिटीज में पैसा लगा दिया है ना, तो वहां पर वैल्यू बढ़ घट सकती है। तो ऐसे में अगर वैल्यू घट रही है तो नुकसान हो जाता है बेटा, और उस नुकसान से बचने के लिए बिजनेस अपने पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन करती है। तो देखो P&L और जनरल रिजर्व को बांटने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे बांट देंगे। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम तब बांटेंगे जब एक बार देख लेंगे कि इसमें कोई क्लेम तो नहीं आया, देख लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कि इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस तो नहीं आया, और अगर आया होगा तो वो क्लेम और लॉस हम लेस करेंगे। आफ्टर दैट जो इन रिजर्व में बच जाएगा वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बट हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हम इसकी जर्नल एंट्री करना सीख सकें। तो पहले तो हमारे पास जो प्रॉफिट है बेटा, वो फ्री प्रॉफिट्स की हम बात कर लेते हैं, P&L अकाउंट एंड जनरल रिजर्व की। मान लीजिए कि इनका अमाउंट 40,000 एंड 10,000 है, और ये प्रॉफिट आपको अपने पार्टनर्स के बीच में बांटना है। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे तो आंखें बंद कर इस प्रॉफिट को अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड हिस्सों में बांट देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये प्रॉफिट बिजनेस के लिए क्या थी, लायबिलिटी, क्योंकि बचाया हुआ प्रॉफिट था तो ये पार्टनर का ही, तो बिजनेस ने इनको अपनी लायबिलिटी साइड शो कर रखा था। आज बिजनेस ये प्रॉफिट बेटा बांट रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो बताइए बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? सर कम होगी। अब देखा जाए अकाउंट्स में लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, और जब आप अपनी लायबिलिटीज को घटाओगे तो यही लायबिलिटीज जो पहले आपकी क्रेडिट बैलेंस थी, अब ये इनका डेबिट बैलेंस हो जाएगा, और P&L अकाउंट और जनरल रिजर्व को आप डेबिट कर देंगे। अमाउंट बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 40 और 10,000 लिखा है, तो 40 और 10,000 से मैंने P&L और जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया। बट ये प्रॉफिट आप किन को दे रहे हो? A और B को दे रहे हो, अपने 2 पार्टनर्स को दे रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हो। कौन से रेशो में बेटा? ओल्ड रेशो में। तो आपका ओल्ड रेशो क्या है? 1:1 है।
तो आप आधा आधा करके अपने पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट बांट देंगे। तो 50,000 का आधा, क्योंकि दो प्रॉफिट से ना 40 एंड 10 कितना होता है 50, तो 50 का हाफ एंड हाफ किया तो ए को 25,000 का प्रॉफिट मिला और बी को 25,000 का प्रॉफिट मिला। अब ए और बी का देखो हमने कैपिटल अकाउंट बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया है, रीजन क्या था, क्योंकि देखो ए और बी का कैपिटल बिजनेस के लिए हमेशा से लाइबिलिटी होता है। कक्षा 11वीं से क्लास 11 से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हो कि वट एवर द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगा दे उसे कैपिटल बोलते हैं। तो अगर बिजनेस ए और बी को प्रॉफिट दे रही है तो उनके हाथ में थोड़ी दे रही, उनकी कैपिटल में बढ़ा रही। तो उनकी कैपिटल जब बढ़ेगी ना बेटा, तो बिजनेस के लिए ऑटोमेटिक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो वही बात हुई कि एक लायबिलिटी खत्म हुई बट आपकी दूसरी लायबिलिटी बढ़ गई। बट यस, एंट्री इस तरीके से होती है तो हमें एंट्री इस तरीके से करनी। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। नरेशन आप पास कर सकते हैं, बीइंग पीएनएल और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, बात करें उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रॉफिट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो स्पेसिफिक है। मान लो वो 30,000 का, लेट सपोज वो 30,000 का है, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपका प्रॉफिट है मेरे बच्चे, तो आप इसको भी बांटेंगे क्योंकि ये भी लायबिलिटी था, ये भी बचाया हुआ प्रॉफिट था, बिजनेस ने इसको भी लायबिलिटी ट्रीट कर रखा था, है ना। और लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। बट आज बिजनेस ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को दे रही है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो लायबिलिटी था यानी क्रेडिट बैलेंस था, बिजनेस इनको क्या कर देगी, डेबिट कर देगी, डेबिट कर देगी 30 से। और हम मानते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं आया। क्लेम की जानकारी ना बेटा हमेशा आपको बैलेंस शीट के नीचे दी हुई रहती है, या अलग से कहीं लिख दिया जाएगा कि इतना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। अभी के लिए मानते हैं कि कोई क्लेम नहीं आया, किसी भी वर्कर और एम्प्लॉय के साथ कोई इंजरी, डैमेज, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो पहले लायबिलिटी थी उसको खत्म करेंगे, डेबिट करेंगे, और ये प्रॉफिट किसको दे देंगे, पूरा का पूरा, क्योंकि मान रहे हैं कि कोई क्लेम नहीं आया, तो पूरा का पूरा ए और बी के बीच में बांट देंगे। तो टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल 30,000 को हाफ एंड हाफ यानी 15,000 कर कर ए बी के बीच में बांट देंगे। सर जरूरी है कि हमारा ओल्ड रेशो इक्वली हो? बेटा कैसी बात करते हो, 3:2 भी हो सकता है, 5:3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो दिया रहेगा, जो ओल्ड रेशो होगा बस उस ओल्ड रेशो में बांट देना। मैंने इजीनेस के लिए ओल्ड रेशो अभी क्या रख दिया, 1:1 रख दिया, ठीक है। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि वर्कमैन कंपनसेशन जब में कोई क्लेम ना आए। लेट बी सपोज कि क्लेम आ गया, और जो क्लेम आया लेट बी सपोज वो 10,000 से आ रहा, तो अब क्या होगा बेटा, तो अगर क्लेम आया है मान लो, तो अब आप क्या करेंगे, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अभी भी आप डेबिट ही करेंगे क्योंकि आप इसे बांटने जा रहे हो। बट अब आप क्या करोगे कि 10,000 रुपए किन के लिए रख दोगे, अपने वर्कर्स के लिए रख दोगे एज अ क्लेम। तो वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, क्योंकि वो क्लेम बिजनेस को अभी नियर फ्यूचर में पे करना है। अभी एकदम से तो नहीं कर रहे हैं, बट यस कुछ समय बाद, एक आध महीने में आप अपने वर्कर्स को पे कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। तो 30,000 का अमाउंट तो हमने 30,000 के अमाउंट से 10,000 का अमाउंट कहाँ भेज दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में एज अ लायबिलिटी। अब बाकी कितना बचा हुआ है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन में, 20,000। तो वो प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया ए और बी की कैपिटल में, कितना, 20,000 करके। बोलो बात समझ में आ गई? और 20,000 कर कर अगर आप पार्टनर्स के बीच में बांटोगे हाफ एंड हाफ रेशो में, तो क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल है, तो 10,000 ए और बी को बट जाएगा। तो ये एंट्री आपकी हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जब आपके पास कोई क्लेम इनकर्ड होता है। बट सर जरूरी है कि क्लेम हमेशा कम ही आए रिजर्व से, ज्यादा भी तो आ सकता है। हाँ बेटा, अगर मान लो क्लेम आपके पास 40,000 आ गया, तो अगर आपके पास क्लेम मान लो लेट सपोज 40,000 आ गया ना बेटा, तो उस कंडीशन में फिर आपके पास ना वर्कर को सॉरी ओनर को देने के लिए कोई भी प्रॉफिट नहीं बचेगा। और जितना भी बोलते हैं ना कि आपका क्लेम आया है 40,000 का, वो रिजर्व की अमाउंट से भी ज्यादा आ गया, मतलब रिजर्व भी नहीं झेल पा रहा। और रिजर्व कितने से नहीं झेल पा रहा क्लेम को, 10,000 से, तो वो आपका लॉस हो गया। और वो लॉस आपका कौन झेल लेगा बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, यानी लेक्चर में पढ़ेंगे। पर अगर आप मेरा चेंज इन पीएसआर का प्रीवियस चैप्टर पढ़कर आए हो तो आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो ये जो लायबिलिटी निकल कर आई 40,000 की क्लेम के नाम से, 30,000 का तो लॉस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ने झेल लिया, पर जो 10,000 का एक्सेसिव लॉस हुआ वो कौन झेलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट झेलेगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर हो गया? बट अगर क्लेम रिजर्व के अमाउंट से कम आता है, तो फिर तब आप अपना बोलते हैं ना कि जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो अपने पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हो। तो समझ में आ गई बात?
तो चलो ठीक है, अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ओवर एक्सेसिव लॉस नहीं हुआ है और 10,000 का ही हुआ है, ठीक है, बट मैंने ओवर का भी बता दिया आपको। ओके, चलो, तो इसी के साथ हमारा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी खत्म होता है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, देखो कभी कभी हमारा एसेट साइड इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और मान लो कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, और अभी के लिए हम 2 मिनट के लिए मानते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे में देखो, आपको इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी, आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, आपको कोई लॉस नहीं है। तो जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जब आपने बना रखा था, वो आप सारा का सारा अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आईएफआर भी आपकी लाइबिलिटी थी, बचाया हुआ प्रॉफिट था, लाइबिलिटी था, बिजनेस के लिए क्रेडिट बैलेंस था। आज पार्टनरशिप फर्म उस क्रेडिट बैलेंस को डेबिट कर रही है, आईएफआर को, यानी अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रही है, डेबिट कर रही है 10,000 रुपीज से। बट क्योंकि इन्वेस्टमेंट से कोई लॉस नहीं हुआ, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट हमने किसको दे दिया, ए और बी को दे दिया। क्योंकि रेशो इक्वल था तो हाफ एंड हाफ करके दे दिया, 5,000 5,000, सिंपल एज दैट, सिंपल। और इसकी नरेशन हो जाएगी, बीइंग इन्वेस्टमेंट आईएफआर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। बट अगर बात करें कि आईएफआर में अगर किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का कोई लॉस हो जाए, तो क्या होगा। तो ऐसे में मान लो, अगर इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख रुपीज की थी, बट इसकी जो मार्केट वैल्यू हुई, लेट सपोज वो 96,000 की हो गई, तो ऐसे में मेरे बच्चे आप क्या मानोगे, आपने तो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, बट मार्केट में इसकी कीमत कितनी हो गई, 96, यानी आज के दिन आप बेचोगे तो आपको 4,000 का नुकसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, कई बच्चे ये सवाल भी कर सकते हैं, सर नुकसान थोड़ी हो रहा हमें, अभी हम बेच थोड़ी रहे हैं, ये तो आप ख्याली पुलाव में बोल रहे हो कि अभी बेच देंगे तो नुकसान हो जाएगा। बेचा थोड़ी है अभी सर, तो नुकसान कैसा। यस, यू आर करेक्ट, बट क्लास 11th में हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेटा, अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। वो हमें कहता था कि अगर ये प्रोबेबल है कि आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग आप आज ही कर सकते हो, उस लॉस को आप आज ही दिखा सकते हो। तो अगर हम आने वाले लॉसेस को पहले ही दिखा रहे हैं, तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसे अपना लॉस मान सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमें 4,000 का लॉस हो रहा है, और इस लॉस की रिकॉर्डिंग हम करेंगे, और एक समझदार व्यक्ति बेटा आने वाले नुकसान को पहले से ही बेयर कर लेता है, ठीक है, झेल लेता है, तैयारी कर लेता है उसकी। तो हम आईएफआर को देखो डेबिट कर रहे हैं, बिजनेस अपनी लायबिलिटी कम कर रही है, बिजनेस कह रही है कि हम अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं, तो ठीक है, बांट रहे हो तो बांटो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी इन्वेस्टमेंट भी तो कम हो रही है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा, एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस होते हैं डेबिट, बट अब आपकी इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज से रिड्यूस हो रही है, तो अब आप इसे क्रेडिट कर देंगे। तो आईएफआर को तो हम डेबिट करेंगे, क्योंकि बिजनेस की लायबिलिटी कम हो रही है 10,000 से, बट बिजनेस कहेगी कि भाई 4,000 का तो हमें इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 4,000 से। अब ये जो इन्वेस्टमेंट जो हमारी कम हुई है, ये हमारा नुकसान हुआ, बट इस नुकसान को किसने झेल लिया, आईएफआर ने झेल लिया। पर आईएफआर के पास अभी भी कितने रुपए पड़े हुए हैं बेटा, 6,000 रुपए। तो वो 6,000 का प्रॉफिट हम अपने ए और बी पार्टनर के बीच में बांट देंगे इक्वल रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो हमारा इक्वल है, हाफ एंड हाफ, 3,000 रुपीज हम दोनों को दे देंगे। बोलो बात समझ में आई, द आंसर इज यस। बट जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान हमेशा रिजर्व से कमी हो, भाई ज्यादा भी तो हो सकता है ना। मान लो आपकी मार्केट वैल्यू 88,000 होगी, तो अब आपको सीधा सीधा अपने इन्वेस्टमेंट में 12,000 का नुकसान हो गया, जबकि आपने रिजर्व कितना बना रखा है, 10,000 रुपए का रिजर्व बना रखा है। तो ऐसी सूरत हालात में बेटा आप आईएफआर को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज से, बट आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे कितने से, 12,000 रुपीज से। बोलो बात समझ में आती है। और ऐसे सिनारियों में फिर पार्टनर को देने के लिए आपके पास कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। फिर क्या होगा बेटा, जो एक्सेस लॉस हो रहा है, आपको देख रहे हो, आपका 12,000 का इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ, यानी एसेट कम हुआ, एसेट कम होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, बट कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करो। तो ये जो नुकसान हुआ, ये आईएफआर ने झेला, पर आईएफआर के पास बैलेंस सिर्फ 10,000 रुपए था, तो वो सिर्फ 10,000 झेल पाया। बाकी जो एक्सेसिव लॉस हुआ वो किसने झेला, रीवैल्यूएशन अकाउंट ने। बोलो बात समझ में आया। तो जब पानी सर के ऊपर से निकल गया, तो अब ये नुकसान किसने झेला, रिवॉल्यूशन अकाउंट ने झेल लिया, कितना, 2,000 रुपीज से। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई। बट अभी के लिए हम मानते हैं कि हमारा ओवर एक्सेसिव लॉस नहीं हुआ है, लिमिटेड ही हुआ है, ठीक है। और
4,000 से हमारा नुकसान हुआ है तो हमने 3 पार्टनर को बांट दिया, बट मैंने समझा दिया कि अगर ओवर एक्सेसिव लॉस हो जाए तो आप क्या करेंगे, तब आप रिवोल्यूशन को भी डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट नहीं बांटेंगे क्योंकि बचेगा ही नहीं कुछ प्रॉफिट। ठीक है, चलो बोलो बात समझ में आई। और अभी हम मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 96,000 हो गई, 4,000 से नुकसान हुआ। ठीक है, चलो बोलो बात समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट्स। ठीक है, आपने प्रॉफिट्स की एंट्री करनी सीख ली। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है बेटा 4 टाइप के लॉसेस। अगर आप इन लॉसेस को बांटते हो तो देखो ये लॉसेस हैं तो कहीं ना कहीं एसेट साइड हम मानते हैं कि इसमें से 3 तो हमारे फेक एसेट है, यानी फिक्टिशियस एसेट है, झूठ मूठ के, क्योंकि ये कोई रियल एसेट नहीं है। रियल एसेट हमारे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये होते हैं। बट अगर ये लॉसेस हमें एसेट साइड दिखाई दे रहे हैं तो ये एक तरीके के फिक्टिशियस एसेट है, क्योंकि है तो ये एसेट ही साइड। तो इन सब के बैलेंसेस क्या हो रखे हैं बेटा, डेबिट। तो आज जब हम इन लॉसेस को खत्म करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो ये सब डेबिट से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। हम इनको क्रेडिट कर देंगे और ये लॉस हम किसके बीच में बांट देंगे, पार्टनर्स के बीच में। तो देखो अब आप ना पार्टनर्स को ना प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, जो उनकी कैपिटल अब आप क्रेडिट करोगे, आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हो। देखो, तो जब जब आप प्रॉफिट देते हो तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, क्योंकि आप उनके कैपिटल अकाउंट में फेवरेबल चीजें यानी पॉजिटिव चीजें डाल रहे हो। बट यहाँ पे तो आप नेगेटिव चीज डाल रहे हो, यहाँ पे तो आप लॉस डाल रहे हो। तो जो ये लॉसेस आपके एसेट साइड दिख रहे थे, यानी इनके जो डेबिट बैलेंस थे, आपने इनको क्रेडिट किया और ये लॉस ए और बी को दे दिया, तो ए और बी की कैपिटल डेबिट कर दी। मानते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल की पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 30,000, लेट बी सपोज, ओके। पीएनएल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 30, तो पीएनएल अकाउंट को लॉस को हम क्रेडिट करेंगे और ये आधा आधा यानी 30,000 का हाफ एंड हाफ में बांट देंगे। अब क्या फर्क पड़ता है बेटा, प्रीलिमिनरी है या पीएनएल है या डेफर्ड है या गुडविल है, एंट्री तो सबकी ऐसी ही होगी, हाफ हाफ, यानी 15,000 15,000 ऐसे आप बांट देंगे। अब गुडविल होगा तो गुडविल की भी एंट्री यही होगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल। प्रीलिमिनरी होगा तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। डेफर्ड होगा तो एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बात खत्म। नरेशन होगी बीइंग लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्डर शेयर। क्लियर है, बोलो बात समझ में आ गई। दैट्स द पॉइंट। सर एक बार बताओ, ये आपने प्रॉफिट लॉस न्यू पार्टनर को क्यों नहीं दिया? अरे न्यू को क्यों दे बेटा, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉसेस जो हमने बचा रखे थे, जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, ये तो पुरानी फर्म के है ना। अब आगे आएगी जो चलेगी फर्म, उसमें सी भी होगा, तो अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सी को बटेगा ना, ये थोड़ी बटेगा। इसलिए हमने सी को क्यों बांटना था, इसलिए हमने ये ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी प्रॉफिट लॉस हमारा है। ठीक है, तो याद रखो प्रॉफिट के कंसेप्ट भी इजी हैं, लॉसेस के कंसेप्ट भी इजी हैं। बस प्रॉफिट में ये जो दो प्रॉफिट्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पर गलतियां मत करना। ठीक है, ओके, बोलो बात समझ में आ गई। यस, अब इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया है मैंने, कि जिससे कि आप थोड़ा फैमिलियर रहो। देखो यहाँ पे लिखा है कि एबीसी आपके पास पार्टनर्स हैं और इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी को एडमिट किया गया है फर्म में 31 मार्च 2016 को। ऑन द डेट ऑफ डी इज एडमिशन द बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बुक्स का मतलब यहाँ पे है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट जो है फर्म की, उसमें कुछ बैलेंसेज अपीयर्ड है। जैसे जनरल रिजर्व अपीयर्ड है 1,80,000, तो आपको पता होना चाहिए है कि जनरल रिजर्व कहाँ दिखता है, लाइबिलिटी साइड दिखता है। ठीक है, फिर इसने कहा कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या होता है, लॉस होता है। लॉस कहाँ दिखाई देता है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एसेट साइड दिखाई देता है। फिर उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया है 24,000 का, और आगे लिख दिया विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, मतलब अब इसकी जरूरत नहीं है, यानी इस पे कोई क्लेम नहीं आया। तो आपको पता होना चाहिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कहाँ दिखता है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखता है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसके नीचे एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी दिया है। बेटा याद रखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं होता है, इसे पार्टनर अपने बीच में आपस में नहीं बांट सकते, ये आपकी एक नॉर्मल लाइबिलिटी है। ठीक है, नॉर्मल लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे आपके बैंक लोन होते हैं, नॉर्मल लाइबिलिटीज जो हो सकती हैं एक्सटर्नल, वो ये लाइबिलिटी। क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का, कि देखो जब हमारा एम्प्लॉय हमारे लिए काम करता है तो वो अपनी पूरा यंग एज, पूरी जवानी बिजनेस में लगा देता है, और जब वो बूढ़ा होता है, तो जब वो रिटायरमेंट लेता है एम्प्लॉय वर्कर बिजनेस से, तो फिर उसका कल के दिन बुढ़ापा, बोलते हैं ना कि कष्टदायी ना हो, स्मूथ रहे, आराम से हैप्पीनेस लाइफ वो जी सके,
तो बिजनेस क्या करती है कि उनके रिटायरमेंट के टाइम पे उनको एक प्रोविडेंट फंड पे करती है, जिसका बेसिकली नाम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। होता क्या है कि जब कोई एम्प्लॉय वर्कर बिजनेस में ऑन जॉब होता है, तो हर महीने जब सैलरी एम्प्लॉयज या वर्कर को दी जाती है, तो उस सैलरी का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय अपना या वर्कर अपना कहाँ जमा करता है, इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा करता है। और जितना एम्प्लॉय और वर्कर जमा करता है अपनी सैलरी का हिस्सा, उतना ही बिजनेस भी करता है। तो ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 5,000 रुपये जमा कर रहा है ना एम्प्लॉय, तो फर्म भी कितना जमा कर रही है, 5,000 रुपये। तो एक महीने में उसके प्रोविडेंट फंड में कितने रुपए जमा हो जाते हैं, 10। तो ऐसे मान लो अगर उसने 25 साल तक काम कर लिया बिजनेस में, तो उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उस एम्प्लॉयज के एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो कल के दिन जब वो रिटायर्ड होगा, तो उसको ये प्रोविडेंट फंड का पैसा प्लस इंटरेस्ट वगैरह ये सब मिलता है। जनरली ये फंड कहाँ बनता है बेटा, बैंक्स में बनता है, ठीक है। हर फर्म अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड बनाती है और ये अकाउंट ओपन होता है बैंक में। तो इस पे इंटरेस्ट भी दिया जाता है, पैसा भी जो इकट्ठा हुआ है वो भी मिलता है। तो एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि फिर वो एम्प्लॉय अपना बुढ़ापा अच्छे से जी पाता है। तो ये इसका कंसेप्ट होता है। तो ये पार्टनर्स ना इसको अपना आपस में थोड़ी बांट सकते हैं, क्योंकि ये किसी तरीके का प्रॉफिट थोड़ी है। और अगर बांट दिया तो सारे एम्प्लॉयज हड़ताल पे आ जाएंगे कि हमारा प्रोविडेंट फंड हमें वापस करो, हमारा प्रोविडेंट फंड वापस करो। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे बांटा नहीं जा सकता। बस ये एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। आपके पास ये 3 प्रॉफिट्स और लॉसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट आपने करना है, इनकी जर्नल एंट्री आपने पास करनी। तो आप मुझे बताइए, जर्नल रिजर्व आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आपका लॉस है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका प्रॉफिट है। तो 2 प्रॉफिट है और 1 लॉस है। अब देखा जाए तो इनकी एंट्री तो आप अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। तो देखो बेटा, आजकल के तो फोन भी स्मार्ट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी स्मार्ट हो चुके हैं, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब हमारे अगल बगल का सारा इन्वायरमेंट स्मार्ट हो रहा है, तो आप भी हो जाओ ना स्मार्ट। तो यहाँ पर ना देखो, हम अलग अलग एंट्री ना पास कर इनकी एक ही एंट्री पास कर देंगे। तो देखो, अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, तो प्रॉफिट्स बिजनेस की किस साइड, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये किस साइड शो होते हैं बेटा, लाइबिलिटी साइड। याद है ना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लाइबिलिटी साइड। तो आज बिजनेस अगर इन प्रॉफिट्स को बांट रही है, तो बिजनेस क्या करेगी, बिजनेस क्या करेगी अगर इन प्रॉफिट्स को बांट रही है, तो बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को कम कर रही है। तो यहाँ पे डेट की जगह पे हम 0.1 डाल देंगे, और बिजनेस कहेगी कि हम अपने जनरल रिजर्व को कम कर रहे हैं, यानी लाइबिलिटीज को कम कर रहे हैं। ये पहले क्रेडिट बैलेंस था, अब हम इनको डेबिट कर रहे हैं। और वर्कमैन में कोई लाइबिलिटी तो आई नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, लिखा है ना, तो कोई लाइबिलिटी तो आई नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा इन प्रॉफिट्स को पार्टनर के बीच में बांटना है। बट हमने देखा कि यहाँ पर ना हमारा एक लॉस भी था, और ये लॉस हमें कहाँ दिखाई देते हैं, आपको पता होना चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। ये हमें एसेट साइड शो होते हैं। तो एसेट के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। आज हम इन लॉस को खत्म कर रहे हैं बेटा, तो ये डेबिट से क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। तो बताइए, प्रॉफिट कितना था आपके पास, 1,80,000 का। रिजर्व कितना था, रिजर्व आपके पास था 24,000 का। और पीएनएल का जो लॉस था वो कितने का था, 30 का। तो आप बताइए, 2 प्रॉफिट हैं और 1 लॉस है। तो प्रॉफिट्स में से अगर लॉस को अगर लेस करेंगे, है ना, 1,80,000 का एक प्रॉफिट है, तो पॉजिटिव। एक प्रॉफिट है आपके पास 24,000 का, तो पॉजिटिव। और एक लॉस है आपके पास 30,000 का। तो अगर आप लेस करते हो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1,74,000। तो आपके पास ये 1,74,000 पॉजिटिव का बचा कि नेगेटिव का बचा, पॉजिटिव का। तो ये आपका प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट आप अपने पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हो। तो किसके बीच में बांटेंगे, एस के बीच में, टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। बोलो, बात समझ में आ गई। और 1,74,000 को, और कौन थे यहाँ पे, सी भी था शायद ना, तो सी को भी देंगे। तो सी भी ओल्ड पार्टनर था ना। पर नए को नहीं देंगे, क्योंकि नए को तो आगे जब नई फर्म में प्रॉफिट होगा तब मिलेगा। तो 1,74,000, 1,74,000, 1,74,000 इंटू। और रेशो क्या है ओल्ड बेटा, ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो 3/6, 2/6, 1/6। तो बस आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो मैं कर दूँ तो 1,74,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, तो ये आएगा 87,000।
ठीक है। 1,74,000 इंटू 2/6 अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 58,000, और लास्ट का निकाले 1,74,000 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आएगा 29,000। ठीक है। 87, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 87, 58 और 29। ठीक है, 1,74,000 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बेटा। और यहाँ पर हम नरेशन पास कर देंगे बीइंग, कुछ तो हमने प्रॉफिट बांटे, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। और देखो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो देखो इजी था ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा, थोड़ा सा फोकस रखोगे तो हो जाएगा। मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा सकता था, बट हमने आगे बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चंस करने ही है। वहां पे हमारे पास ये सारे के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हमें दिखते रहेंगे, तो वहां पे हम इनका बोलते हैं ना इन डेप्थ ट्रीटमेंट भी करते रहेंगे। ठीक है, मेरे को बस आपको एक आइडिया देना था कि कैसे हम प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या हम इनके जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ये मैंने आपके साथ साझा कर लिया। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको लगे तो आप बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट और मैं कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं जो बच्चे बेटा वाकई में क्लास 12th के अकाउंट्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। आपके चेहरे पे, उनके चेहरे पे खुशी देखकर जो मुझे खुशी मिलेगी उसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता हूँ। बाकी स्टे, बोलते हैं ना, हैप्पी एंड हमेशा मेहनत करते रहो। और बोलते हैं ना मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा, टाइम देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाकर आप जब मार्च में जाएंगे तब जाकर आप एक अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट को रटा नहीं है, समझा, और समझने के लिए टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाटा बाय बाय, सयोनारा।